हेलो एवरीवन। तो आज हमारा थर्ड डे है डिस्कशन का। तो हम पीछे वाले टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने कुल कल कुछ पढ़ा था, कोई मेरे को रिमाइंड कराएगा पिछली क्लास में हमने क्या रिवाइज किया था, क्या सिग्मा टॉपिक था फील्ड हमारा। के बारे में। हाँ, सिग्मा फील्ड के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कुछ तुम्हें ये ऐसी चीज लिखी होगी एस बी पी, दैट इज प्रोबेबिलिटी स्पेस। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि एस हमारा होता था सैंपल स्पेस, बी होता था सिग्मा फील्ड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भैया ये पी क्या होता है। अब सबको पता है पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। ओके, सो बेसिकली हम आज प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। सो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी को मैं एकदम सिंपल फॉर्मेट में बोलूँ तो हम पीछे भी डिस्कस जो किए हैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी किस चीज की, किसी भी चीज के होने की या ना होने की पॉसिबिलिटी, इसको हम बात करते थे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी को बहुत सिंपल फॉर्मेट पे लिखूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ओके, अब सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं लिख सकते, उसके साथ कुछ अटैच करना पड़ेगा। सो पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। ओके, किसी भी चीज के होने का, हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ये तुम ऐड ऑन कर सकते हो। तो किसी भी चीज के होने का, ना होने का, या फिर कोई भी इवेंट हो, कुछ भी चीज ऐसा हो उसकी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे रेन का एग्जांपल ले लेते हैं कि विल इट रेन टुडे। क्वेश्चन हो गया, पॉसिबिलिटी होगी रेन होगी या नहीं होगी। जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे रेन नहीं है। अगर मैं 2 दिन पहले बाहर था, ठीक है, तो मैं माउंटेन्स में था तो वहां पे रेन थी, तो उसको देखता हूँ वहां पे अगर मैं माउंटेन्स में हूँ तो वहां के बेसिस पे मैं बोलूंगा कि हाँ भैया आज पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे रेन होने की। लेकिन अगर मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे रेन का कोई भी आसार नहीं है, क्योंकि बहुत धूप निकली हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया कि चांसेस, वो था हमारे पास प्रोबेबिलिटी। अब इसके ऊपर एक और चीज है कि चांस हमारे पास किस रेंज के अंदर रह सकते हैं। कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ या पॉसिबिलिटी की बात कर सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटी या तो 100% होगी या फिर 0% होगी। तो अगर इसको मैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे लिखूं तो अगर मैं पी से डिनोट करता हूं तो मेरा जो पी होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये चीजें बहुत बेसिक है, तुम्हें पता होगा, इसमें मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। अभी हम थोड़ा सा इसको और भी मतलब और बेसिक चीजों के ऊपर ही आएंगे जो तुम्हें पता ही होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो किस किस वे में हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमने तुम सबने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। पढ़ा है, आई मीन टू से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया गया होगा तो सबसे पहले हमें डिफाइन किया गया था कि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो तुमने सबने इसके बारे में सुना होगा, कुछ ना कुछ सुना होगा, तो किसी को कुछ ऐड ऑन करना हो तो कर सकता है। तो मैंने लिखा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। कोई कुछ ऐड ऑन करेगा? हेलो। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव अगर मैं किसी चीज को बोलूं। ओके, जॉय बताएगा। जॉय, अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या मैं अच्छा टीचर हूं तो तुम क्या बोलोगे? डोंट वरी, ना बोलोगे तो भी मैं अगले डिस्कशन में रखूंगा, आई विल नॉट किक यू आउट। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी क्या मैं अच्छा टीचर हूँ तो तुम क्या आंसर करोगे? ओके, सो अगर मैं इसी को एक अलग फॉर्मेट पे बोल देता हूँ कि मुझे रेट करो, अगर तुम्हें रेट करना है 1 से लेके 10 के स्केल पे, तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि हाँ भैया मुझे रेट करो कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ या नहीं, तो तुम मे भी रेट कर दोगे हाँ भैया 5 6 समवेयर अराउंड दिस थिंग। ठीक है, अब एक और बंदा है जो मेरे से नहीं पढ़ा है, कभी उसने देखा नहीं कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, उससे बोलूंगा तो जानता ही नहीं हो, कुछ रैंडम नंबर दे देगा। ओके, उसके बाद अगर मैं अपने फ्रेंड से जो मेरे साथ मेरे क्लासमेट आए, ठीक है, अंदर मैं उनसे पूछ लूंगा कुछ, हाँ भाई मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, तो शायद वो एक अलग बेसिस के ऊपर बोलेंगे। क्योंकि हम लोग जो एमएससी लेवल पे पढ़ रहे हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें वो सिर्फ बैचलर्स लेवल का है। तो वो उस चीज को अगर कंपेयर करने लगेंगे तो उनका अलग एक पर्सपेक्टिव होगा। ये चीज समझ पा रहे हो कि एक ही इवेंट के लिए तुम डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग देख सकते हो। एग्री? हेलो। ये हाँ भैया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर तुमने जोमेटो से खाना मंगवाया, ओके, तो अज्यूम करो कि मैंने जोमेटो से सेम खाना मंगवाया और मैंने उसको रेट किया 4। ठीक है, तुम में से किसी ने रेट किया 3, किसी और ने 5 रेट कर दिया। सो बेसिकली वो खाना तो एक ही था,
लेकिन हर बंदा उसको अलग अलग रेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खाना अलग अलग रेट में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, खाना सेम था, इवेंट सेम था, लेकिन जो हम उसके ऊपर चीजें असाइन कर रहे हैं, जैसे रेटिंग असाइन कर रहा हूं मैं, मेरी रेटिंग होगी, तुम्हारी रेटिंग होगी, वो चीज क्या होगी, हमारे पर्सनल बिलीफ के ऊपर है कि हाँ भैया मैंने ये चीज मंगवाई थी, लेकिन शायद मेरे को जो भी मैंने खाने में मंगवाया था, शायद मेरे को अनियन ज्यादा पसंद थी, उसमें अनियन कम थी, तो मैंने रेटिंग थोड़ा कम दे दिया। ठीक है, किसी को मसाले ज्यादा अच्छे लगते थे, उसमें मसाला ज्यादा था, किसी ने रेटिंग अच्छी दे दी। तो क्या चीज होगी, ये तुम्हारी पर्सनल पर्सपेक्टिव हो गया, तुम्हारा पर्सनल बिलीफ हो गया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है यहाँ पे, तुम्हारी खुद की ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस के ऊपर तुम कुछ चीजें जजमेंटल पास कर रहे हो। क्या ये चीज समझ में आई? तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब यही था कि तुम किसी चीज के चांस बताते हो विदाउट द एक्सपेरिमेंट, जस्ट बाय योर पर्सनल बिलीफ। समझ में आया? हेलो। हाँ हाँ तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, सबसे सिंपल प्रोबेबिलिटी है। जब किसी को मैथमेटिक्स नहीं आता था तो सिंपल लोग क्या करते थे, एक सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी लेके आते थे। जैसे हम अगर हमारे दादाजी या फिर उनके भी पापा के पास जाते हैं, तो हम अगर उनसे कुछ चीज पूछते हैं कि अभी इस टाइम टाइम क्या रखा हुआ है, अचानक से अगर मैं उनसे पूछ लूं, तो अगर हम एक रूरल एरिया से हैं, वहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी अगर कम अज्यूम करता हूँ मैं, आजकल तो हर जगह पे है, लेकिन अगर अज्यूम करता हूँ कम है, हमारे दादा या फिर उनके भी पापा जो लोग हैं, उनको अगर टेक्नोलॉजी से इतना रिलेशन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सूरज की लोकेशन देख के बता देते हैं कि हाँ अभी ये टाइम रहा होगा। ये चीजें तुमने गांव में या फिर कहीं पे लोकल एरिया में ऑब्जर्व की होंगी। ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, एक सब्जेक्टिव बिलीफ हो गया कि उनका सब्जेक्टिव पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि हाँ भैया सूरज कुछ यहाँ पे है, तो मैं कुछ ये एस्टिमेट दूंगा। सो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया ए प्रोबेबिलिटी दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर हमारे पास कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट ही नहीं है। समझ में आया? हाँ या ना तो बोल दिया करो। हाँ भैया। हाँ ठीक है, मतलब ये चीजें मैं खुद के लिए तो नहीं पढ़ रहा। ओके, सो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, पर्सनल बिलीफ है, उसके बेसिस पे तुम चांस बता रहे हो। ठीक है, अब इसी के ऊपर मैं अगर तुम पे भी कमेंट कर देता हूँ कि अगर तुम में से कोई भी अगर IIT जैम 2024 लिखने वाला है, तो अगर मैं अपना एक पर्सनल बिलीफ रखूं कि हाँ भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम उस पर स्टिक रहोगे, तो तुम्हारा चांस है कि हाँ 80% तुम एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, वो पर्सनल बिलीफ हो गया। अब कोई भी दूसरा बंदा होगा, अगर कोई और टीचर भी है या फिर तुम्हारा कोई दोस्त भी है, वो और चीजें पढ़ रहा होगा, उसका अपना बिलीफ होगा कि हाँ मैं अगर ये चीज ये रिसोर्स फॉलो करूंगा तो सिलेक्शन होगा, राहुल भैया से पढ़ रहा हूँ तो सिलेक्शन नहीं होगा। सो पर्सनल बिलीफ अलग अलग हो सकता है, तो डिफरेंट वे में प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी यहाँ पे। समझ में आ गई सबसे पहली प्रोबेबिलिटी? ओके, हाँ भैया। ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, या फिर दूसरी काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर मैं पढ़ूं, तो तुमने पढ़ा होगा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्या सभी ने पढ़ा है? सुना तो होगा ही, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। सुना तो होगा, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी नाम से एक चीज होती थी। हाँ सुना है। हाँ भैया ठीक है, सुने थे। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे पास एक डाइस है। ठीक है, मेरे पास एक डाइस हो गया। इस डाइस के ऊपर मेरे पास नंबर्स हैं 1 2 एंड सो ऑन टू द 6। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/6। 1/6। फाइन। इसके बाद अगर मैं लिखूं कि ये प्रोबेबिलिटी सेम होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, एग्री कि हमारे पास सारी हाँ भैया। प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जब भी हम डिफाइन करते थे, तो हम एक चीज अज्यूम करते थे कि हमारे पास जो इवेंट्स हैं या फिर जो भी आउटकम्स हैं, हर एक आउटकम हमारे पास इक्वली लाइकली है। समझ में आया कि हर एक इवेंट या फिर हर एक आउटकम के आने का चांस इक्वल है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक अजम्पशन थी कि हमारे पास जो आउटकम्स होंगी आर इक्वली लाइकली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि हमारे पास जो डिफरेंट आउटकम्स है, उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो हमारे पास एक इवेंट बनता है। एग्री? अगर मैं इवेंट बोल दूं कि तुम्हारे पास जो अपर फेस आ रहा होगा वो इवन नंबर है, तो एक इवेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो क्या बनेगा, 2 4 6। तो यहाँ पे अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर दैट इज कमिंग आउट टू बी 3/6। एग्री? हाँ भैया। ठीक है, तो तुमने 3/6 कैसे लिखा?
अगर मैं इसको लिख दूं कि 3 को हमने लिखा m और नीचे वाले को लिख दिया n, सो बेसिकली ये चीज क्या आ गई m/n। इसमें m/n का मतलब क्या हो गया, m का मतलब हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और n का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ केसेस। इजी ये चीज समझ में आई। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन ले लेते हैं कि हमारे पास जो भी आउटकम्स आ रखी हैं ये सब इक्वली लाइकली हैं, और हमें किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए अगर प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस काउंट करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास इवेंट्स जो है इक्वली लाइकली है, तभी हमारे पास ये n है जो फिक्स हो रखा है। समझ में आया? हाँ भैया। ओके, तो ये हमारे पास था दूसरा एकदम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो सबने पढ़ा था, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, हम एकदम बेस से लेकर चल रहे हैं कि हाँ चीजें आ कैसे रही हैं। इसके बाद तुमने एक और चीज पढ़ी होगी, क्या तुमने फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा है किसी ने? डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में तुमने एक चीज पढ़ी होगी फ्रीक्वेंसी टेबल, याद है किसी को? हेलो। हाँ भैया पढ़ा था। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है बताओ। कोई एक वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट होती है और फिर उसकी जो ओके, सो उसी को अगर मैं लेके आ जाऊँ यहाँ पे एक और चीज समझाने के लिए कि मेरे पास क्या हो गया, अगर तुमने बेसिक एग्जांपल देखते हैं, हमने जो भी पीछे एग्जांपल पढ़े होंगे, तो अज्यूम कर लेते थे मेरे पास x कोई वेरिएबल था जिसके डिफरेंट वैल्यू थे, से 2 4 6 9 10 कुछ भी नंबर ले लो। ओके, उसके बाद तुम एक चीज लिखते थे यहाँ पे जो था फ्रीक्वेंसी, हमारे पास जो हम फ्रीक्वेंसी देख लेते थे, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास जो कंप्लीट डेटा सेट था उसके अंदर जो 2 है वो 3 टाइम्स आ रहा था, 4 2 टाइम आ रहा था, 6 1 टाइम आ रहा था, 9 भी 1 टाइम आ रहा था, 10 अज्यूम कर लेते हैं 5 टाइम आ रहा था, ये 4 टाइम कर लेते हैं, थोड़ा डेटा वेरिएट कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल होगी कि एक्स वेरिएबल हो गया, एफ फ्रीक्वेंसी होगी। अब तुमने एक चीज डिफाइन की होगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या याद है तुम्हें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था? रेशियो f/n का होता था आई गेस। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, हम एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि किसी भी एक पर्सनल एक्स वैल्यू के लिए हम एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी और एक्स वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के लिए हम क्या करते थे, उस रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते थे। स्टेप हमारा कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे अगर मैं अज्यूम कर लूं मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रखी है से कैपिटल है। ओके, अब मेरे को अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 डिवाइडेड बाय दिस कैपिटल F, 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल F एंड 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल F एंड सो ऑन। क्या चीज देख पा रहे हो? हाँ भैया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सभी को पता था, इसमें कुछ भी मतलब नया नहीं है, ये तुम्हें बहुत बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें पहले से बहुत पहले से पता होंगी, मे बी 9 10th ग्रेड से भी पता होंगी। तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम से एक चीज मैंने बोली। तो अब अगर मैं देखूं कि अगर इस पूरे से इतने से केस के अंदर अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय एक्स इज गेटिंग ए वैल्यू 4, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/f। 2/2 2/f, ठीक है। होगा। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 2/f। इससे तुम क्या समझे कि हम जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं वो कुछ नई चीज नहीं है, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि हमने कभी देखी नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रखी है वो प्रोबेबिलिटी क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं। समझ में आई ये चीज? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज जो हमने डिफाइन की अभी यहाँ पे, मतलब चीज सेम ही है, बस उसके नाम डिफरेंट हो गए, कुछ कुछ नई चीजें डिफाइन हो गई। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया कि मेरे पास एक नई टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सॉरी प्रोबेबिलिटी आ गई है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटिस्ट, TIST प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लासिकल में एक अजम्पशन थी कि हमारे पास सारी जो आउटकम्स थी वो इक्वली लाइकली थी। यहाँ पे क्या बोलते थे है, हमारे पास जो आउटकम्स हैं इनके ऊपर कोई अजम्पशन नहीं है कि ये इक्वली लाइकली होंगी। ठीक है, जैसे इसी में अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं तो तुमने देखा 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी थी 3/5,
sorry 3/f, or I can say like total number of outcomes, total number of cases which getting a x value to be 2, वो आ रहा है हमारे पास 3। सॉरी मैं बीच बीच में हिंदी इंग्लिश कुछ भी मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे पास जो x था उसकी वैल्यू 2 होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, x 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इसका मतलब ये जो इवेंट्स हैं या फिर जो आउटकम्स है 2 या फिर 4 मेरे पास हो गया, ये इक्वली लाइकली तो नहीं है। ये चीज समझ में आ गई। तो फ्रीक्वेंसी जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास लेके आती है वो बोलती है कि हमारे पास आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं, सेम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, वो हम लिख देते हैं m डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे एक चीज लगाते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंटिस्ट प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसी को समझने के लिए मैं तुम्हें एक और एग्जांपल तुमसे ही पूछता हूँ। तुम्हें एक चीज पता है कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आता है वो 1/2 होता है, एग्री? अगर वो हाँ कॉइन भैया। अनबायस्ड है तो। हाँ ओके, भैया। अब तुम्हें ये चीज कैसे पता चली? अगर मैं एक कॉइन है, अगर मैं उस कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस करता हूँ, अज्यूम करो मेरे पास एक कॉइन है, अगर इस कॉइन को मैं सिर्फ एक बार ही टॉस करूंगा तो पॉसिबली मेरे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर मैं सिर्फ इस जो एक एक्सपेरिमेंट था, अगर सिर्फ इसको एक ही बार टॉस कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो अगर मैं इसी केस के अंदर आ जाता हूँ कि मैंने जो प्रॉपर मेरे पास टॉस करने के बाद रिजल्ट आएगा वो मान लो हेड आ गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने हो गए 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी इस केस के अंदर 1 ही है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आ जाएगी 1। अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को लेके आता हूँ तो सिंपल डेफिनेशन समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा कि अगर तुम इस कैपिटल एफ को या फिर जो एक्सपेरिमेंट था अगर उसको 1 या 2 या 3 या 4 या बहुत कम बार अगर तुम टॉस करोगे या फिर बहुत कम बार रिपीट करोगे तो तुम्हारे पास एक्चुअल प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि जैसे मैं इसको एक बार टॉस कर रहा हूँ और फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी 1 आ जा रही है, एग्री? तो उस केस पे क्या लेके आए कि तुम इस कॉइन को बार बार टॉस करो, और जैसे तुम्हारे पास नंबर ऑफ टॉस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, उस केस में तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंटिस्ट प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे पास एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब इसी को तुम खुद से एक बार सोच सकते हो कि अगर तुम्हारा कॉइन को तुम एक बार टॉस करोगे तो पॉसिबल केस था या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 बार टॉस करोगे तो भी पॉसिबल केस है कि हेड हेड आ गया, या फिर हेड टेल आ गया, या फिर टेल टेल आ गया। लेकिन तुम बार बार अगर रिपीट करोगे तो तुम्हारे पास केस कैसा बन रहा होगा, अगर मैं रिपीटेशंस को यहाँ पे लेता हूँ और नंबर ऑफ हेड को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो रहा होगा, मान लो तुमने एक बार टॉस किया ये एक बार आ गया, मान लो तुमने एक बार ही टॉस किया ये 0 बार आया, तुमने 2 बार किया ये एक बार आ गया, 2 बार किया ये 2 बार आ गया, 2 बार किया ये 0 बार आ गया, एंड सो ऑन। तो अगर ये कॉइन अनबायस्ड होगा और अगर तुम इसको बार बार टॉस कर रहे होंगे, बार बार टॉस कर रहे होंगे, तो अगर बहुत लॉन्ग रन में जाएंगे तो जैसे तुमने 100 बार टॉस किया होगा तो पॉसिबल चांस है कि 52 टाइम आ गया होगा, या 50 टाइम आ गया होगा, या 51 टाइम आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं इसको रिपीट करता जाता हूँ, मान लो 10,000 पे आ गया, तो उस केस में हो सकता था मे बी 5,000 पर आ जाए। तो इसकी जो लिमिटिंग केस होता है, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी तुम निकालोगे वो तुम्हारे पास एक्चुअल प्रोबेबिलिटी देगा। समझ में आया कि यहाँ पे हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी क्यों करते हैं? किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसको मतलब ज्यादा बुक में नहीं जाना होता, तुम्हें बस सिंपल तरीके से सोचना होता है कि हाँ ऐसा ही क्यों हुआ कि n बहुत बड़ा क्यों लिया, अगर छोटा ले लेंगे तो कैसे फेल कर जाएगा, तो ऐसे फेल कर जाएगा। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट या फिर जैम के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बायस्ड होंगे या फिर जिससे रिलेटेड होंगे। तो तुमने पढ़ा होगा एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, पढ़ा है तुमने? एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी पढ़ा है सभी ने? हेलो? हाँ पढ़ा था। उसके एजम्पशन होते हैं। उसके एक्सियोम्स होते हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने डिफाइन किया था एसबीपी, प्रोबेबिलिटी स्पेस, तो उसमें मैंने एस डिफाइन कर दिया था, बी डिफाइन कर दिया था, अब हमारे पास पी बचता है। तो उसी केस को मैं ले लेता हूं कि तुमने बोला एस बी
P, सो बेसिकली तुम्हें एक प्रोबेबिलिटी स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो मैंने P के बारे में लिखता कि ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। ठीक है, तो अगर मैंने P को क्या बोला कि P हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन करते हैं एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन होता है तो तुम्हें सभी को पता होगा कि कोई भी फंक्शन होगा उसको डिफाइन करने के लिए तुम्हें एक डोमेन चाहिए और एक रेंज चाहिए। एग्री? हाँ भैया। ठीक है, तो हम एक डोमेन भी चाहिए, हम एक रेंज भी चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो P था ये मेरे पास एक फंक्शन है, सो बेसिकली एक फंक्शन को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते थे कि ये अपनी डोमेन से एक वैल्यू ले रहा होगा और अपनी रेंज के अंदर जा रहा होगा। ऐसे हम मैथ्स में फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो क्या कोई मेरे को इसकी डोमेन बता सकता है? थोड़ा सा सोच के देखो कि हम प्रोबेबिलिटी देखो, अगर मैं ऐसे लिखता था मेरे पास एक फंक्शन है से y इक्वल टू एफ एक्स, सो बेसिकली y इज ए फंक्शन ऑफ x। एग्री? तो अब हम यहाँ पे क्या लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, उसका कुछ एक आउटकम या फिर कोई भी वैल्यू आ रही थी। एग्री? इफ आई से दिस इज ए वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो अगर हम फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन देखते थे तो यहाँ पे जो x होता था वो डोमेन होता था और जो y होता था वो हमारे पास रेंज आ जाती थी। किस चीज के लिए? इस फंक्शन के लिए। एग्री? हाँ भैया। ठीक है, तो अब मैंने नीचे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज सम वैल्यू। तो यहाँ पे तुम मेरे को डोमेन और रेंज बताओगे? रियल टू रियल। रियल टू रियल, दोबारा से? रेंज तो भैया 0 से 1। हाँ, रेंज 0 से 1 डोमेन होगा। का The पता range नहीं। will be 0 to 1 and the domain will real number. डोमेन विल बी रियल नंबर। ओके। ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, रेंज का समझ में आ गया कि रेंज क्या होगी, तो मेरे को पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कुछ ऐसे रहेगी 0 से लेके 1 के बीच में। तो पता चल गया हाँ भैया इसकी रेंज ही होगी। अब जब मैंने SBP डिफाइन किया था तो मैंने एक सिग्मा फील्ड डिफाइन किया था B। सो B क्या था, कोई बताएगा दोबारा? इट इज सबसेट ऑफ पावर सेट, ऐसे कुछ बताया था आपने। हाँ, ऐसे कुछ बताया था। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, सैंपल स्पेस था। सैंपल स्पेस का हमने बनाया पावर सेट। ठीक है, पावर सेट के सबसेट्स जो होंगे, मतलब सैंपल स्पेस से हमने जो सबसेट्स बनाए थे उन सबका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, एक सबसेट हो, पावर सेट हो गया। उस पावर सेट का भी मैं एक सबसेट ले लूं तो उसको हम बी बोलेंगे। उसकी कुछ कंडीशन थी कि उसके अंदर फाइव भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी अगर मेरे पास ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तीसरी चीज थी मेरे पास कि भैया अगर मेरे पास डिफरेंट इवेंट्स है A B C, तो उनका अगर मैं यूनियन लूंगा तो वो भी बी के अंदर होना चाहिए। तीन कंडीशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी के लिए जो डोमेन होता है वो ये सिग्मा फील्ड ही होता है। तो जब भी हम एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं तो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी का मतलब तुम्हें एक फंक्शन डिफाइन करना है। सबसे पहले SBP डिफाइन करना है जो प्रोबेबिलिटी स्पेस था। प्रोबेबिलिटी स्पेस जैसे ही डिफाइन होगा उसके बाद हमें क्या करना है, हमें B को डिफाइन करना था जो तुम डिफाइन कर चुके होंगे अब तक। उसके बाद अगर मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करूं, क्योंकि एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर उस फंक्शन के ऊपर बात करूं तो उसकी एक डोमेन होगी, एक रेंज होगा। रेंज हमें पता चल गया कि 0 से 1 होगी। डोमेन के ऊपर बात करें तो डोमेन हमारी होगी बी, जो थी हमारे पास सिग्मा फील्ड। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको विजुलाइज करके देखते हैं। तो बी का मतलब क्या था, वापस से अगर मैं देखूं, बी क्या था, एक सबसेट था। किसका था? पावर सेट का, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब बी के अंदर कुछ कंडीशन थी, भैया ये भी इसके अंदर होना चाहिए और सैंपल स्पेस भी इनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसको बी। ओके, सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या थी, अगर मेरे पास कोई इवेंट ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए का कॉम्प्लीमेंट भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज मैंने बोला कि ए बी अगर मेरे पास कुछ बी के अंदर डिफाइन कर रखे हैं तो इनका यूनियन अगर मैं लूंगा ए यूनियन बी, वो भी बी के अंदर डिफाइन होगा या फिर बिलोंग करेगा। ठीक है, ये चीज हमने डिफाइन की थी। अब मैंने बोला कि मेरे पास P जो है वो बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है। कहाँ से? डोमेन से। डोमेन को मैंने लिखा कि मेरे पास B होगा और एक रेंज होती है, जो रेंज मैंने बताई कि 0 से 1 होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक?
भैया लास्ट क्लास में आप स्मॉलेस्ट सिग्मा फील्ड बताए थे, हाँ। फाई और एस, हम्म। और लार्जेस्ट का मतलब पूछेंगे बोले थे। हाँ तो लार्ज। वो पावर सेट खुद होगा क्या? हाँ पावर सेट खुद लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड हो जाएगा। ठीक है, उसका ठीक। आंसर था पावर सेट इटसेल्फ। ओके। तो बाकी अगर किसी ने नहीं सोचा था उसके बारे में तो दोबारा सोचना। ठीक है, तो वो था हमारे पास सिग्मा फील्ड के बारे में। अभी हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ऊपर देख रहे थे, तो मैंने बोला कि इसकी डोमेन बी होगी जो कि सिग्मा फील्ड है, और रेंज 0 से 1 होगी। तो क्या कोई मेरे को बता सकता है डोमेन बी का मतलब क्या है? तो अगर इसको तुम थोड़ा सा और देखो, तो मैं लिखता था प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज कमिंग आउट टू बी से 0.3। ठीक है, अब इवेंट को ही देख लूं तो इवेंट क्या था? इवेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। एग्री? जैसे मैं बोल दूं कि इवेंट मेरे पास है गेटिंग ए इवन नंबर। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा? कॉम्बिनेशन हो गया 2 4 6 कि डिफरेंट आउटकम्स का कॉम्बिनेशन हो गया। सो बेसिकली जो मेरा जो सैंपल स्पेस था एस था, उसका एक ही सबसेट हो गया, पूरे सैंपल स्पेस का एक सबसेट हो गया। और अब इसको मैं देखूं तो तुम्हें पता है एक चीज और तुम्हें डिफाइन करनी होती है कि मेरे पास अगर ये एक इवेंट थी, इवेंट ए, तो तुम हमेशा एक कुछ ऐसी चीज लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। एग्री? ये चीज तुम लिखते थे हमेशा, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि एक चीज के होने के और ना होने की दोनों हाँ की अगर हम प्रोबेबिलिटी सम अप करेंगे तो 1 आएगी। तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए कि भैया ये चीज जो हमारे पास है ना, ये एक सिग्मा फील्ड के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। और अगर ये सिग्मा फील्ड के अंदर बिलोंग करेगी तो उसकी डेफिनेशन बोलती है कि अगर ये बी के अंदर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी बी के अंदर होगा। तो इसका मतलब जैसे तुमने बी को एक डोमेन लिया, तो उसके अंदर ये भी होगा और ये भी होगा, और इन दोनों के होने की वजह से तुम ये वाली प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिफाइन कर पाओगे। इसलिए सिग्मा फील्ड में सारी चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हुई तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी फुल्ली डिफाइन होगा ही नहीं कभी। समझ में आया? तो ये हमारे पास था प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी बात, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फंक्शन होता है जिसकी डोमेन होती है सिग्मा फील्ड, और रेंज होती है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब हम एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं। तो एक्जियोमेटिक प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कुछ एक्सियोम्स थे, वो तुम्हें याद रखने हैं, वो बहुत सिंपल से हैं। उसको बस याद कर लेना है, जो अभी 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहला तो था मेरे पास कि जो भी तुम कोई भी इवेंट है, हमारे पास कोई भी इवेंट है से ए, इस इवेंट के लिए अगर तुम प्रोबेबिलिटी लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब नेगेटिव नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सबसे पहला था मेरे पास। उसके बाद सेकंड एक्सियोम क्या बोलता था कि एस अगर मेरा सैंपल स्पेस है, तो ये बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो हमारे पास होगा वो 1 होगा, कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। कि तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो कोई ना कोई आउटकम तो आएगा ही, कि अगर तुम जैम के पेपर में अपीयर करोगे तो पॉसिबल चांस है कि या तो तुम पास होगे या फेल होगे। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ही। समझ में आया? तो इसमें ऐसे कुछ था भी नहीं, बस एक डायरेक्ट लाइन है जो तुम्हें याद रखनी है, और जो बेसिक ऑब्जर्वेशन बेस है कि हाँ प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, और टोटल अगर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे पूरा सैंपल स्पेस तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। सैंपल स्पेस तो हमेशा ही हमेशा अपीयर करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं थर्ड केस लेता हूँ, वो क्या बोलता है कि तीन ही एग्जाम थे यहाँ पे। ये बोलता है कि मेरे पास कोई इवेंट है ए और बी, और मैं बोलता हूँ कि ये दोनों इवेंट हैं, ये डिसजॉइंट है। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए अगर मेरे पास कुछ ऐसा होगा तो बी कुछ दूर होगा, उन बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो गया। ठीक है, तो इस केस में इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर तुम करते हो तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये थर्ड एक्सियम था। ये एक सिंपल फॉर्मेट में था, जो बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने डिफाइन किया। अब इसको अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म में डिफाइन करोगे तो वो क्या बोलता था? वो बोलता है कि सबसे पहला एक्सियम बोल देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट ए आई दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड बोल देता था प्रोबेबिलिटी ऑफ एस दैट इक्वल टू 1। थर्ड बोल देता था मेरे पास A1 A2 एंड सो ऑन, कुछ इवेंट्स हैं जो डिसजॉइंट है। तो अगर मैं देखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 सो ऑन, दैट विल बी समेशन ऑफ ऑल द for all I probability of AI। तो ये हमारे पास तीन एक्सियोम थे जिनको तुम्हें याद रखना है।
सबको समझ में आया आज तक का, मतलब अभी तक जो भी मैंने तुम्हें बताया? हाँ भैया। ठीक है, तो ये हमारे पास था थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी या फिर अब तक के 3 लेक्चर्स में तुम में किसी को कोई भी कुछ भी डाउट है तो अभी मेरे को बोल सकता है। किसी को कोई भी डाउट? तो ये मीटिंग एंड होने वाली है 2 मिनट में, तो तब तक एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम सोच के देख लो, ट्राई करके देख लेते हैं उसको, या फिर एक काम करते हैं दोबारा से सेम लिंक के ऊपर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके, हेलो। हाँ हाँ भैया भैया ठीक है। कर ठीक है, सेम वाले लिंक पे दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके।